नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी अशोक कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। आज आपके सामने एक बहुत ही सिंपल टॉपिक लेकर मैं आ रहा हूं और इसकी 10 या 15 वीडियोस एक साथ रेगुलर आएंगी। अभी टॉपिक है राजयोग। जी हाँ, कुंडली में राजयोग होते हैं तभी एक पर्सन जो होता है छोटे स्तर से जब वो अपना जीवन शुरू करता है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। कुछ कुछ केसेस में जैसे आप बहुत सारे हॉरोस्कोप्स देखते हैं, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और बहुत सारे हमारे ऐसे महान दिग्गज हैं जो छोटे स्तर से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे कुंडली में राजयोग क्या होते हैं जिसकी वजह से ये जो पर्सन अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं, नेम एंड फेम पाते हैं। तो बिल्कुल राजयोग जब कुंडली में होते हैं, राइट टाइम पे राइट दशा आ जाती है उन राजयोगों की, तो पर्सन जीवन में राइज करता है, उसको नेम एंड फेम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे राजयोग अभी मैं आपको एक एक करके इन वीडियोस में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पहले हम बेसिक चर्चा करेंगे कि हर लगन के लिए कौन सा शुभ ग्रह है, कौन सा अशुभ ग्रह है और कैसे राजयोग बनते हैं। तो फिलहाल एक एक लगन के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मेष से लेकर मीन लगन तक ये 12 अलग अलग वीडियोस में आपको जानकारी दूंगा, जिसमें डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा कि ऋषि पराशर जी ने किस तरह से हर लगन के लिए एक शुभ ग्रह रखा है, एक अशुभ ग्रह रखा है और कौन से उसमें न्यूट्रल ग्रह होते हैं। तो इसी के ऊपर पूरी चर्चा रहेगी और फिर इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजयोग कुंडली में कैसे बनते हैं। कुछ बीच बीच में टिप्स आपको राजयोग के बारे में यहाँ पे भी मैं आपको देता रहूंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी बहुत स्पेशल स्कीम चल रही है कंसल्टेशन के लिए। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक कुंडली में जान पाएंगे कि राजयोग किस तरह से निर्माण होते हैं और क्यों हर लगन में अलग अलग राजयोग बनते हैं, फिर पर्सन राइज करता है। तो ये होता है लगन, लगन भाव असेंडेंट जिसको कहते हैं। लगन भाव जो होता है इसको केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी कहा जाता है। दोनों ही चीजों में आपको इसको काउंट करना पड़ेगा और ये राजयोग की श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यानी बहुत से राजयोग इसके अकॉर्डिंग भी बनने वाले हैं, वो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, यानी कि ये एक शुभ भाव है, ये लगन है, ये त्रिकोण भी है और ये केंद्र भी है। अब चलते हैं इस वाले भाव पे जो कुंडली का दूसरा भाव है, जहां पे 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर जहां लिखा है ये वृषभ राशि है और ये इसके जो स्वामी है ये शुक्र देव है। ये जो भाव होता है कुंडली में ये न्यूट्रल भाव होता है। इसको मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, अपना कोई रिजल्ट आपको नहीं देगा। इसके जो स्वामी होंगे, जिसके साथ बैठेंगे कुंडली में, उस तरह से ही बिहेव करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना है क्या इस घर के स्वामी की और भी कोई राशि है। तो आगे मैं आप बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए कि सेकंड हाउस एक न्यूट्रल भाव होता है। और अभी जब दोनों राशियों के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा तो फिर आपको सेकंड हाउस का सिग्निफिकेशन समझ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं तीसरे भाव की। ये कुंडली का तीसरा भाव होता है, अशुभ भाव माना जाता है, इसको त्रिशग्रह भाव कहते हैं। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह अगर पापी होंगे तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अगर शुभ होंगे तो खराब रिजल्ट देते हैं। लेकिन इस लगन के लिए, मेष लगन के लिए, यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी है जिसके स्वामी बुध देव बनते हैं। अति मेलेफिक ग्रह इस लगन के लिए माने जाते हैं। इनकी दूसरी राशि भी है, उसके बारे में भी अभी आगे चर्चा होगी तो आपको और पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी कि ये एक अशुभ राशि है, अशुभ भाव है इस लगन के लिए। इसके जो स्वामी होंगे वो अशुभ ग्रह हैं, यानी मेलेफिक ग्रह हैं। अब बात करते हैं केंद्र भाव की। ये जो होता है ये केंद्र भाव है। यहाँ पे मैं का लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि केंद्र भाव है, और के लिख देता हूं यानी केंद्र। अब ऋषि पराशर जी ने कुछ नियम दिए हैं जो आपको फॉलो करने करने पड़ेंगे जब आप प्रेडिक्शंस करोगे। केंद्र में अगर शुभ राशि रहती है तो वो ग्रह न्यूट्रल हो जाता है, ना अपना शुभ प्रभाव देगा ना अपना अशुभ प्रभाव देगा, न्यूट्रल हो जाएगा।
लेकिन न्यूट्रल होने के बाद आपको उसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, कहाँ पे वो प्लेस है, कहाँ पे वो बैठा है, किसके साथ बैठा है, कहीं मेलेफिक ग्रहों के साथ युति तो नहीं कर गया है। अगर मेलेफिक के साथ युति करेगा तो अशुभ प्रभाव देगा, अगर शुभ भाव में बैठ जाएगा, शुभ ग्रहों के साथ युति करेगा तो शुभ प्रभाव देगा। तो आगे आपको पता चलेगा कौन कौन से शुभ ग्रह इस लगन के लिए हैं। अब बात करते हैं त्रिकोण भाव। ये कुंडली का त्रिकोण भाव होता है जो सबसे ज्यादा शुभ भाव माना जाता है कुंडली में, इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं सदैव शुभ होते हैं, चाहे वो मेलेफिक ग्रह हो चाहे वो बेनिफिक ग्रह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें सदैव शुभता रहती है दोस्तों। और इनकी प्लेसमेंट कुंडली में बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी लेकर आती है, लेकिन अभी उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो ये एक शुभ भाव है, मैंने यहाँ पे दो जो है टिक लगा दिए हैं। अब बात करते हैं ये वाले भाव की, इसको छठा भाव कहते हैं। तो छठा भाव आप सबको पता है कि ये अशुभ भाव होता है। तो यहाँ पे बुध की राशि है, तो एक बुध की राशि यहाँ पे, एक राशि यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बहुत ही अशुभ ग्रह बनने वाले हैं इस लगन के लिए। अब बात करते हैं 7th हाउस की। ये जो भाव होता है ये केंद्र भाव है। अब यहाँ पे रूल फिर से वही आपको लगाना पड़ेगा जो ऋषि पराशर जी ने दिया है। केंद्र में शुभ ग्रह की राशि, वो प्लैनेट न्यूट्रल हो जाता है, अपना कोई रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन ये मारक भाव भी है, यहाँ पे शुभ राशि होने की वजह से शुक्रदेव मार्केश का रोल प्ले करेंगे और एक मारक प्लैनेट बन जाएंगे, मेलेफिक प्लैनेट माने जाएंगे इस लगन के लिए, क्योंकि इनकी एक राशि जो है केंद्र में आ गई है। तो केंद्र में आने की वजह से अपनी शुभता में न्यूट्रल हो जाते हैं, कोई जो है रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन मारक भाव होने की वजह से, क्योंकि एक राशि यहाँ पर भी है, ये भी मार्केश है, ये भी मार्केश है, तो इनमें मेलेफिक प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं इस भाव की, अष्टम भाव की। अष्टम भाव सदैव पापी माना जाता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मंगल देव की राशि है और मंगल देव जो है त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल देव इस लगन के लिए शुभ ग्रह हैं, बहुत ही शुभ हैं, क्योंकि इनका अपना ही लगन है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर पापी ग्रहों के साथ युति कर लेंगे मंगल देव तो फिर अष्टम भाव का भी रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस जो होता है ये दूसरा त्रिकोण है कुंडली का, लक्ष्मी स्थान है, अति शुभ माना जाता है और इसके स्वामी बृहस्पति इस लगन के लिए अति शुभ ग्रह हैं। तो सूर्य देव और बृहस्पति देव और मंगल देव इस लगन के लिए अति अति शुभ ग्रह हैं दोस्तों। इन दोनों की युति राजयोग का निर्माण करेगी, इन दोनों की दृष्टि आपस में राजयोग का निर्माण करेगी। वो कैसे, अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं शनि देव की, 10 नंबर राशि। अब ऋषि पराशर जी यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर केंद्र में मेलेफिक राशि होगी तो वो ग्रह अपना मेलेफिक प्रभाव नहीं देगा, लेकिन शुभ प्रभाव भी नहीं देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो केंद्र में बैठे हुए, केंद्र में अगर मेलेफिक राशि होगी तो वो अपना मेलेफिक प्रभाव नहीं देते हैं। अब इसमें अगर इनकी दूसरी राशि है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। दूसरी राशि 11वें भाव में आती है। तो 11वां भाव जो होता है ये भी त्रिशधाय भाव माना जाता है, जो शुभ नहीं होता है। तो इस लगन के लिए शनि देव भी एक अच्छे प्लैनेट नहीं है, मेलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि केंद्र में जब पापी ग्रह की राशि आती है तो वो पापी रिजल्ट ना देकर अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर उनकी दूसरी राशि खराब जगह पे आ जाती है तो फिर पापी ग्रह की श्रेणी में वो आ जाते हैं, मेलेफिक बन जाते हैं। तो बुध, शनि और शुक्र इस लगन के लिए, मेष लगन वालों के लिए शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट 12 नंबर, जहां पे लिखा है मीन राशि है। 12 नंबर हाउस जो होता है, यानी 12th हाउस जो होता है, यहाँ पे भी न्यूट्रल हो जाता है प्लैनेट, ये अपना कोई रिजल्ट नहीं देंगे। ये डिपेंड करेगा, अगर उनकी दूसरी राशि है वो अगर त्रिकोण में है तो अति शुभ माने जाएंगे, लेकिन अगर त्रिकोण में नहीं है तो फिर ये अति अशुभ माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी यहाँ पे देखना जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गए और
त्रिकोण भाव के स्वामी ये शुभ हैं, लेकिन मेलेफिक ग्रह के साथ इनकी युति नहीं होनी चाहिए। अगर मेलेफिक ग्रह के साथ इनकी युति होगी तो राजयोग में कमी करेंगे, अपना त्रिकोण का जो रिजल्ट है पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई मेष लगन वालों के लिए कि इस लगन के लिए कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं। तो अब बात करते हैं इसी लगन वालों के लिए फर्स्ट कंडीशन, राजयोग का निर्माण कैसे होगा। अभी सारे राजयोग मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। बीच बीच में अलग से जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें टोटली राजयोग की ही चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो राजयोग होता है वो होता है राशि परिवर्तन। ये पहली श्रेणी का राजयोग है। अगर राशि परिवर्तन है कुंडली में तो राजयोग का बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को आपको मिलता है। तो पहली चीज जो हमारे शुभ भाव है, अब देखिए ये शुभ भाव है जो मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। अगर मंगल और सूर्य इनमें राशि परिवर्तन हो, यानी मंगल यहाँ पे हो और सूर्य यहाँ पर हो, तो कल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूर्य गलत लिख दिए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अगर सूर्य यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, तो इसका मतलब दोनों में राशि परिवर्तन है। ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। लेकिन अब यहाँ पे रूल्स और भी हैं। इन दोनों पर किसी भी तरह से इस कुंडली के जो मेलेफिक ग्रह हैं उनकी युति नहीं होनी चाहिए, या इन पर उनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर दृष्टि या युति होगी तो राजयोग की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। राजयोग मिलेगा जरूर, लेकिन फिर बहुत कठिनाइयां, बहुत परेशानियां उसमें आएंगी, लेकिन अंत में फिर राजयोग का रिजल्ट देगा जरूर। उदाहरण के लिए शनि भी यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर राजयोग में कमी हो जाएगी, लेकिन मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद राजयोग का रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेगा। अगर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है इन दोनों पर और राशि परिवर्तन है तो ये सबसे उच्च श्रेणी का राजयोग माना जाता है दोस्तों। दूसरा राजयोग, अगर सूर्य और गुरु में राशि परिवर्तन हो, यानी गुरु सूर्य जो है यहाँ पर हो, बृहस्पति यहाँ पर हो और किसी तरह से कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं हो, तो ये उत्तम श्रेणी का राजयोग माना जाता है। इसका रिजल्ट कब मिलेगा, या तो इसकी दशा हो या इनकी दशा हो। जिसकी दशा पहले आ जाएगी और व्यक्ति की आयु उसके अकॉर्डिंग होगी तो आपको राजयोग भोगने को देखने को मिलेगा दोस्तों। तीसरा राजयोग जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन यहाँ पे है वो है मंगल और बृहस्पति। अगर इन दोनों का भी राशि परिवर्तन होता है, कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं है, तब बहुत ही उत्तम श्रेणी का ये राजयोग जो है वो माना जाता है दोस्तों। तो ये एक सिस्टम हो गया, राशि परिवर्तन से राजयोग कैसे बनता है। अब एक और दूसरा सिस्टम है कैसे राजयोग बनेगा। मंगल और सूर्य दोनों एक साथ हों, क्योंकि ये शुभ ग्रह है, ये शुभ है, ये शुभ है, तो मंगल और सूर्य एक साथ हों, या तो वो यहाँ पे बैठे हों या यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों तो राजयोग का निर्माण होगा, या यहाँ बैठे हों तो भी राजयोग का निर्माण होगा, यहाँ पे हो तो भी राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद अगर सूर्य और बृहस्पति की युति है और वो त्रिकोण में ही बैठे हों, या तो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो ये भी राजयोग की तरह रिजल्ट जो है वो देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि त्रिकोण के स्वामियों की आपस में राशि परिवर्तन बिना मेलेफिक प्रभाव के युति, लेकिन ये युति या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तब राजयोग का निर्माण होता है। और तीसरा एक सिंपल सा जो राजयोग है वो है दृष्टि। अगर सूर्य और बृहस्पति आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन दोनों शुभ भावों में होने चाहिए, या तो आमने सामने हो एक दूसरे के, क्योंकि अगर सूर्य यहाँ पे होंगे तो बृहस्पति यहाँ होंगे, तभी आपस में एक दूसरे को दृष्टि डालेंगे, या मंगल और सूर्य आपस में एक दूसरे को दृष्टि डालें, लेकिन ये युति यहीं बननी चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे। ये थोड़ा सा कमजोर राजयोग होता है, लेकिन जो पहले मैंने दो राजयोग आपको बताए हैं ये उत्तम श्रेणी के राजयोग होते हैं। ये सिंपल मैंने आपको त्रिकोण भावों के मालिकों से राजयोग का बता दिया। अब बात करते हैं
क्योंकि ये वाला जो भाव है इसके जो स्वामी है ये शुभ नहीं है, ये जो स्वामी है ये भी शुभ नहीं है, तो ये राजयोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये जो स्वामी है ये न्यूट्रल है, ये राजयोग यहाँ पे बना सकते हैं क्योंकि एक सौम्य ग्रह है। तो केंद्र के स्वामी यानी चंद्र और सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, चंद्र और मंगल, अगर इन दोनों की भी युति होगी तो फिर ये राजयोग का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई दूसरी राशि नहीं है, इनकी एक ही राशि है यहाँ पे, और ये न्यूट्रल है क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह की राशि, ग्रह न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर ये त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठेंगे तो राजयोग, त्रिकोण के स्वामी के साथ यहाँ पे बैठेंगे तो भी राजयोग, अगर त्रिकोण के स्वामी के साथ यहाँ बैठेंगे तो भी राजयोग, यानी सूर्य चंद्र लगभग लगभग अमावस्या होने के बाद भी एक तरह से राजयोग का रिजल्ट देता है, सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति। लेकिन ये शुभ भावों में होने चाहिए, शुभ भावों में होंगे तभी रिजल्ट देंगे। या तो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, यहाँ और यहाँ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजयोग नहीं माना जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सिंपल ये मेष लगन मैंने पूरा कवर कर दिया है यहाँ पे। और भी राजयोग की बहुत सारी श्रेणी होती हैं, ये आने वाले टाइम में अभी जब मैं और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि छठे भाव और 12वें भाव के बीच में भी जब राशि परिवर्तन होता है, यानी अष्टम भाव और 12वें भाव, छठा भाव और 8वां भाव, तीसरा भाव और छठा भाव, इनमें भी जब राशि परिवर्तन होता है तो भी राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन इसको अभी कवर नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हर लगन के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है, या आपको हेल्प करेगा प्रिडिक्शंस में, और किस तरह से राजयोग का निर्माण होता है ये भी आपको हेल्प करेगा। प्लस अगर कोई मेलेफिक बीच में आता है तो राजयोग इंटेंसिटी वाइज कम हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। एक ये पहली वीडियो है राजयोग के ऊपर, ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी 12 या 13 वीडियोस अभी अलग अलग आने वाली हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं। हर लगन के लिए आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा शुभ ग्रह है कौन सा अशुभ ग्रह है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।